यूपीपीएससी जोड़ अप पुलिस एस्पिरेंट्स अटेंशन। आज से स्टार्ट हो रही है लॉ मास्टरी 50 क्वेश्चन सीरीज। ये सिर्फ एमसीक्यू वीडियो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन है। चाहे आप यूपीपीएससी ऐपो देने वाले हो, पीसीएसजे की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप पुलिस एसआई कांस्टेबल का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ लॉ सब में कॉमन है। आज के 50 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पैटर्न पर हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 से हर प्रश्न के बाद सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या पैराग्राफ में दी गई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बुक खंड ए, भारतीय संविधान, Q120 Q1 अनुच्छेद 14 के संदर्भ में कथन देखें। विधि के समक्ष समानता का अधिकार केवल नागरिकों को है। विधि का समान संरक्षण सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ए, केवल एक सही, बी, केवल दो सही, सी, दोनों सही, डी, दोनों गलत उत्तर। बी, व्याख्या। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण देता है। ये केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है, इसलिए कथन एक गलत और दो सही है। Q2 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी, व्यापार की स्वतंत्रता, सी, संपत्ति का अधिकार, डी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। उत्तर सी, व्याख्या। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन के बाद मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह अब संवैधानिक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 ए। Q3 अनुच्छेद 21 का दायरा किस निर्णय से विस्तृत हुआ? ए, केशवानंद भारती मामला, बी, मेनका गांधी मामला, सी, गोलकनाथ मामला, डी, मिनर्वा मिल्स मामला। उत्तर बी, व्याख्या। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी चाहिए। इससे अनुच्छेद 21 का दायरा अत्यंत व्यापक हुआ। Q4 संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ए, 356, बी, 368, सी, 352, डी, 370। उत्तर बी, व्याख्या। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है और विशेष बहुमत की प्रक्रिया बताता है। Q5 मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? ए, 42वां संशोधन, बी, 44वां, सी, 52वां, डी, 61वां। उत्तर ए, व्याख्या। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग आईवीए जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। Q6 आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ए, 352, बी, 356, सी, 360, डी, 368। उत्तर ए, व्याख्या। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित होता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। Q7 राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? उत्तर बी, 356। व्याख्या। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है। Q8 संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? उत्तर ए, केशवानंद भारती। व्याख्या। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संशोधन कर सकती है पर मूल संरचना नहीं बदल सकती। Q9 लोकसभा की अधिकतम अवधि कितनी है? उत्तर बी, 5 वर्ष। व्याख्या। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, आपातकाल में इसे बढ़ाया जा सकता है। Q10 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके प्रति उत्तरदायी है? उत्तर संसद। व्याख्या। CAG संसद के प्रति उत्तरदायी है और सरकारी खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। बुक भारतीय संविधान Q11 राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के संबंध में कथन देखें। ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी जस्टिशिएबल हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना है। ए, केवल एक सही, बी, केवल दो सही, सी, दोनों सही, डी, दोनों गलत। उत्तर बी, व्याख्या। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग अनुच्छेद 36-51 में वर्णित हैं। ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू न करे तो अदालत में प्रवर्तनीय नहीं है, इसलिए कथन एक गलत है। इनका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक समानता और न्याय सुनिश्चित करना है, इसलिए कथन दो सही है। Q12 संघ राज्य संबंधों के संदर्भ में 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। उत्तर बी, व्याख्या। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची के विषयों पर केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल, जबकि समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार है। टकराव की स्थिति में संघ का कानून प्रभावी होता है। Q13 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. मुख्यमंत्री, सी. राष्ट्रपति, डी. संसद। उत्तर सी. व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है और उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। Q15 पंचायती राज व्यवस्था के संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? ए. 42वां, बी. 44वां, सी. 73वां, डी. 86वां। उत्तर सी. व्याख्या। 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत भाग IX जोड़ा गया तथा ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई। Q16 वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ए. 280, बी. 324, सी. 315, डी. 356। उत्तर ए. व्याख्या। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करना है। Q17 भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? ए. वैधानिक, बी. संवैधानिक, सी. अस्थायी, डी. न्यायिक। उत्तर बी. व्याख्या। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है जो संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। Q18 संघ लोक सेवा आयोग UPSC का उल्लेख किस भाग में है? ए. भाग 14, बी. भाग 3, सी. भाग IV, डी. भाग IX। उत्तर ए. व्याख्या। संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 315-323 संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित है। UPSC केंद्रीय सेवाओं की भर्ती और परीक्षाओं का संचालन करता है। Q19 संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया? ए. लोकतांत्रिक, बी. गणराज्य, सी. समाजवादी, डी. संप्रभु। उत्तर सी. व्याख्या। 1976 के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। इससे संविधान की वैचारिक दिशा स्पष्ट हुई। Q20 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत निर्धारित है? ए. 25%, बी. 33%, सी. 50%, डी. 10%। उत्तर बी. व्याख्या। 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों में कम से कम 1/3 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है, परंतु संविधान में न्यूनतम सीमा 33% निर्धारित है। खंड बी. BNS, BNSS, BSA, Q2150, Q21 निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक रहता है? ए. खतरे की आशंका तक, बी. खतरे के समाप्त होने तक, सी. पुलिस आने तक, डी. न्यायालय आदेश तक। उत्तर बी. व्याख्या। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक रहता है जब तक वास्तविक और तात्कालिक खतरा बना हो। खतरा समाप्त होते ही यह अधिकार समाप्त हो जाता है। Q22 आपराधिक षड्यंत्र के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? उत्तर बी. 2। व्याख्या। षड्यंत्र के लिए 2 या अधिक व्यक्तियों का आपसी समझौता आवश्यक है। Q23 प्रथम सूचना रिपोर्ट फ किस प्रकार के अपराध में अनिवार्य है? उत्तर संज्ञेय अपराध। व्याख्या। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और फ दर्ज करना अनिवार्य है। Q24 जमानत का अधिकार किस अपराध में सामान्यतः मिलता है? उत्तर जमानती अपराध। व्याख्या। जमानती अपराध में आरोपी को जमानत पाने का वैधानिक अधिकार होता है। Q21 निजी प्रतिरक्षा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के संबंध में कथन देखें। यह अधिकार केवल व्यक्ति की स्वयं की रक्षा तक सीमित है। यह अधिकार तब तक रहता है जब तक वास्तविक और तात्कालिक खतरा बना रहे। ए. केवल एक सही, बी. केवल 2 सही, सी. दोनों सही, डी. दोनों गलत। उत्तर बी. व्याख्या। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार केवल स्वयं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य व्यक्ति या संपत्ति की रक्षा के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अतः कथन एक गलत है। यह अधिकार तभी तक मान्य है जब तक खतरा वास्तविक और तात्कालिक हो। खतरा समाप्त होते ही यह अधिकार भी समाप्त हो जाता है, इसलिए कथन 2 सही है।
Q22 आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आवश्यक तत्व क्या है? ए. केवल अपराध का प्रयास। बी. दो या अधिक व्यक्तियों का आपसी समझौता। सी. लिखित अनुबंध। डी. न्यायालय की अनुमति। उत्तर बी. व्याख्या। आपराधिक षड्यंत्र का मूल तत्व दो या अधिक व्यक्तियों का किसी अवैध कार्य को करने का आपसी समझौता है। समझौता ही अपराध है, भले ही कार्य पूर्ण न हुआ हो। इसलिए लिखित अनुबंध आवश्यक नहीं है। Q23 साधारण आशय कॉमन इंटेंशन के संदर्भ में कथन देखें, इसमें पूर्व नियोजित योजना आवश्यक है। प्रत्येक आरोपी समान रूप से उत्तरदायी होता है। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. दोनों सही, डी. दोनों गलत। उत्तर सी. व्याख्या। साधारण आशय में पूर्व योजना या तत्क्षण बना साझा इरादा शामिल हो सकता है। यदि अपराध सामूहिक आशय से किया गया है तो सभी सहभागी समान रूप से उत्तरदायी होते हैं, भले ही भूमिका अलग अलग रही हो। Q24 प्रयास अटेम्प्ट कब माना जाता है? ए. केवल तैयारी के समय। बी. अपराध की तैयारी के बाद प्रत्यक्ष कार्य शुरू होने पर। सी. अपराध पूर्ण होने के बाद। डी. संदेह होने पर। उत्तर बी. व्याख्या। तैयारी और प्रयास में अंतर है। तैयारी केवल प्रारंभिक चरण है, जबकि प्रयास तब माना जाता है जब अपराध करने के लिए प्रत्यक्ष और स्पष्ट कार्य शुरू हो जाता है। यदि अपराध पूर्ण न भी हो तब भी प्रयास दंडनीय है। Q25 उकसावा अबेटमेंट में कौन सा तत्व आवश्यक है? ए. मौन रहना। बी. अपराध के लिए प्रोत्साहन या सहायता। सी. न्यायालय का आदेश। डी. केवल संदेह। उत्तर बी. व्याख्या। उकसावा में किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करना, सहायता देना या षड्यंत्र करना शामिल है। केवल मौन रहना सामान्यतः उकसावा नहीं माना जाता जब तक कि कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन न हो। Q26 दुर्घटना एक्सीडेंट सामान्य अपवाद के अंतर्गत कब आती है? ए. जब मंशा हो। बी. जब लापरवाही हो। सी. जब बिना आपराधिक मंशा और उचित सावधानी के बावजूद घटना हो जाए। डी. जब नुकसान न हो। उत्तर सी. व्याख्या। यदि कोई कार्य बिना आपराधिक मंशा और पूरी सावधानी बरतते हुए अनजाने में हो जाए तो वो दुर्घटना के अंतर्गत आता है और अपराध नहीं माना जाता। Q27 आवश्यकता नेसेसिटी के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? ए. व्यक्तिगत लाभ। बी. बड़े नुकसान को रोकना। सी. संपत्ति हानि करना। डी. बदला लेना। उत्तर बी. व्याख्या। आवश्यकता का सिद्धांत यह मानता है कि यदि किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो वो दंडनीय नहीं होगा। उदाहरण के लिए आग से बचाने के लिए दरवाजा तोड़ना। Q28 अपरिपक्वता माइनॉरिटी के संबंध में कथन देखें, एक निश्चित आयु से कम बच्चा अपराध हेतु उत्तरदायी नहीं होता। आयु की सीमा पूर्ण दायित्व तय करती है। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. दोनों सही, डी. दोनों गलत। उत्तर सी. व्याख्या। कानून एक निश्चित आयु सीमा तय करता है जिसके नीचे बच्चा आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। आयु और मानसिक परिपक्वता दोनों उत्तरदायित्व निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। Q29 अवैध बाधा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का तत्व क्या है? ए. पूर्ण कैद। बी. किसी को किसी दिशा में जाने से रोकना। सी. संपत्ति छीनना। डी. धमकी देना। उत्तर बी. व्याख्या। अवैध बाधा में किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी दिशा में जाने से रोकना शामिल है। यदि उसे पूर्ण रूप से सीमित स्थान में बंद कर दिया जाए तो वह अवैध निरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। Q30 अपराध में सामान्य मंशा और सामान्य आशय में अंतर क्या है? ए. कोई अंतर नहीं। बी. मंशा व्यक्तिगत होती है, आशय सामूहिक। सी. आशय व्यक्तिगत होता है। डी. दोनों न्यायालय तय करता है। उत्तर बी. व्याख्या। सामान्य मंशा व्यक्तिगत इरादे को दर्शाती है, जबकि सामान्य आशय सामूहिक उद्देश्य को। यदि कई लोग एक साझा उद्देश्य से अपराध करते हैं तो सामान्य आशय लागू होगा और सभी उत्तरदायी होंगे। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता Q31 Q40 Q31 प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कथन देखें। केवल संज्ञेय अपराध में दर्ज की जाती है। पुलिस दर्ज करने से इनकार कर सकती है यदि अपराध गंभीर न हो। ए. केवल एक सही। बी. केवल 2 सही। सी. दोनों सही। डी. दोनों गलत। उत्तर ए. व्याख्या। संज्ञेय अपराध में दर्ज करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ललिता कुमारी मामला के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती, इसलिए कथन 2 गलत है। Q32 गिरफ्तारी अरेस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए. हर अपराध में वारंट आवश्यक है।
बी संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। सी केवल न्यायालय गिरफ्तारी कर सकता है। डी गिरफ्तारी के समय कारण बताना आवश्यक नहीं है। उत्तर बी व्याख्या संज्ञेय अपराध में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना और उसके अधिकारों की जानकारी देना आवश्यक है। Q33 जमानती अपराध में जमानत का अधिकार किस प्रकार का है? ए विवेकाधीन, बी वैधानिक अधिकार, सी अस्थायी, डी न्यायिक अनुमति पर निर्भर। उत्तर बी व्याख्या जमानती अपराध में आरोपी को जमानत पाने का कानूनी अधिकार होता है। पुलिस या न्यायालय इसे सामान्यतः अस्वीकार नहीं कर सकते यदि शर्तें पूरी हों। Q34 गैर जमानती अपराध में जमानत किसके विवेक पर निर्भर है? ए पुलिस, बी मजिस्ट्रेट न्यायालय, सी अभियोजन अधिकारी, डी शिकायतकर्ता। उत्तर बी व्याख्या गैर जमानती अपराध में जमानत देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय अपराध की प्रकृति, साक्ष्य और आरोपी के आचरण को ध्यान में रखता है। Q35 चार्ज का उद्देश्य क्या है? ए आरोपी को सजा देना, बी आरोपी को आरोपों की स्पष्ट जानकारी देना, सी दर्ज करना, डी गवाह बुलाना। उत्तर बी व्याख्या चार्ज का उद्देश्य आरोपी को ये बताना है कि उस पर कौन सा अपराध और किन तथ्यों के आधार पर लगाया गया है, ताकि वो अपना बचाव तैयार कर सके। यह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का हिस्सा है। Q36 पुलिस रिमांड और न्यायिक रिमांड में अंतर क्या है? ए कोई अंतर नहीं, बी पुलिस रिमांड में आरोपी पुलिस हिरासत में रहता है, सी न्यायिक रिमांड में आरोपी घर जा सकता है, डी दोनों केवल 24 घंटे के लिए होते हैं। उत्तर बी व्याख्या पुलिस रिमांड में आरोपी पुलिस की हिरासत में पूछताछ हेतु रहता है। न्यायिक रिमांड में आरोपी जेल न्यायिक हिरासत में रहता है और पुलिस को सीधा नियंत्रण नहीं होता। Q37 संज्ञान कॉग्निजेंस लेने का अधिकार किसके पास है? ए पुलिस, बी मजिस्ट्रेट, सी अभियोजन, डी गवाह। उत्तर बी व्याख्या संज्ञान लेने का अर्थ है कि मजिस्ट्रेट अपराध की सूचना पर विधिक कार्यवाही प्रारंभ करता है। पुलिस केवल जांच करती है जबकि संज्ञान न्यायालय लेता है। Q38 सम्मन समन्स और वारंट में मुख्य अंतर क्या है? ए कोई अंतर नहीं, बी सम्मन केवल मौखिक आदेश है, सी वारंट लिखित आदेश है और गिरफ्तारी हेतु होता है, डी सम्मन हमेशा गिरफ्तारी के लिए होता है। उत्तर सी व्याख्या सम्मन एक लिखित आदेश है जिसमें व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। वारंट भी लिखित आदेश है परंतु इसमें गिरफ्तारी या तलाशी का निर्देश हो सकता है। Q39 कंपाउंडेबल अपराध का अर्थ क्या है? ए जो गंभीर अपराध हो, बी जिसे पक्षकार आपसी समझौते से समाप्त कर सके, सी जिसे केवल उच्च न्यायालय खत्म करे, डी जिसमें जमानत न हो। उत्तर बी व्याख्या कंपाउंडेबल अपराध वे होते हैं जिन्हें पीड़ित और आरोपी आपसी समझौते से समाप्त कर सकते हैं। ये सामान्यतः कम गंभीर अपराधों में लागू होता है। Q40 ट्रायल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आरोपी को दोषी ठहराना, बी साक्ष्य के आधार पर सत्य का निर्धारण, सी पुलिस जांच दोहराना, डी शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना। उत्तर बी व्याख्या ट्रायल का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई के माध्यम से साक्ष्यों का मूल्यांकन कर सत्य का निर्धारण करना है। न्यायालय अभियोजन और बचाव दोनों को सुनकर निर्णय देता है। BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम Q41 साक्ष्य की प्रासंगिकता रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के संबंध में कथन देखें। केवल वे तथ्य स्वीकार्य हैं जो विवादित तथ्य से संबंधित हों। अप्रासंगिक तथ्य भी न्यायालय स्वीकार कर सकता है यदि पक्षकार सहमत हो। ए केवल एक सही, बी केवल दो सही, सी दोनों सही, डी दोनों गलत। उत्तर ए व्याख्या साक्ष्य अधिनियम का मूल सिद्धांत है कि केवल प्रासंगिक तथ्य ही स्वीकार्य होते हैं। अप्रासंगिक तथ्य सामान्यतः अस्वीकार्य होते हैं भले ही पक्षकार सहमत हो। इसलिए कथन एक सही और दो गलत है। Q42 स्वीकृति एडमिशन और स्वीकारोक्ति कन्फेशन में अंतर क्या है? ए कोई अंतर नहीं, बी स्वीकारोक्ति केवल आपराधिक मामलों में होती है, सी स्वीकृति केवल पुलिस के सामने होती है, डी दोनों दीवानी मामलों में होते हैं। उत्तर बी व्याख्या स्वीकृति एडमिशन दीवानी या आपराधिक दोनों मामलों में हो सकती है। स्वीकारोक्ति कन्फेशन केवल आपराधिक मामलों में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने से संबंधित है। Q43 पुलिस के समक्ष दी गई स्वीकारोक्ति सामान्यतः ए पूर्ण रूप से स्वीकार्य, बी आंशिक रूप से स्वीकार्य, सी अस्वीकार्य, डी
अनिवार्य साक्ष्य उत्तर, सी व्याख्या। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई स्वीकारोक्ति सामान्यतः साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होती, ताकि दबाव या उत्पीड़न से बचा जा सके। Q44 मृत्यु पूर्व कथन डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में कथन देखें, इसे शपथ पर होना आवश्यक है। यदि स्वेच्छा से और स्पष्ट हो तो ये सजा का आधार बन सकता है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही, डी दोनों गलत उत्तर। बी व्याख्या। मृत्यु पूर्व कथन शपथ पर होना आवश्यक नहीं है। यदि यह स्वेच्छा से और स्पष्ट रूप से दिया गया हो तो ये दोष सिद्धि का आधार बन सकता है। Q45 भार प्रमाण बर्डन ऑफ प्रूफ सामान्यतः किस पर होता है? ए न्यायालय, बी अभियोजन जो आरोप लगाता है, सी आरोपी, डी गवाह उत्तर। बी व्याख्या। सामान्य सिद्धांत है कि जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसी पर उसे सिद्ध करने का भार होता है। आपराधिक मामलों में अभियोजन को आरोपी का अपराध संदेह से परे सिद्ध करना होता है। Q46 अनुमान प्रेजम्पशन के प्रकार हैं। न्यायालय मान सकता है, न्यायालय मानना ही होगा। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही, डी दोनों गलत उत्तर। सी व्याख्या। साक्ष्य अधिनियम में अनुमान दो प्रकार के होते हैं, मे प्रेज्यूम न्यायालय मान सकता है और शैल प्रेज्यूम न्यायालय को मानना ही होगा। दोनों का विधिक महत्व अलग है। Q47 प्रत्यक्ष साक्ष्य डायरेक्ट एविडेंस क्या है? ए अनुमान आधारित, बी गवाह द्वारा सीधे देखी सुनी घटना का बयान, सी दस्तावेजी प्रमाण, डी परिस्थितिजन्य साक्ष्य उत्तर। बी व्याख्या। प्रत्यक्ष साक्ष्य वो है जिसमें गवाह स्वयं घटना को देखता या सुनता है और न्यायालय में उसका सीधा बयान देता है। Q48 परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए क्या आवश्यक है? ए एक ही परिस्थिति पर्याप्त है, बी परिस्थितियों की पूर्ण श्रृंखला, सी केवल अनुमान, डी आरोपी की स्वीकारोक्ति उत्तर। बी व्याख्या। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में दोष सिद्ध करने हेतु परिस्थितियों की ऐसी पूर्ण और अटूट श्रृंखला आवश्यक है जो किसी अन्य निष्कर्ष की संभावना न छोड़े। Q49 विशेषज्ञ साक्ष्य एक्सपर्ट एविडेंस किस स्थिति में महत्वपूर्ण है? ए जब न्यायालय को विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता हो, बी हर मामले में, सी केवल दीवानी मामलों में, डी केवल पुलिस जांच में उत्तर। ए व्याख्या। विशेषज्ञ साक्ष्य तब महत्वपूर्ण होता है जब न्यायालय को चिकित्सा, फोरेंसिक, हस्तलेखन, डीएनए आदि विषयों पर विशेषज्ञ राय की आवश्यकता हो। Q50 शत्रुतापूर्ण गवाह हॉस्टाइल विटनेस के संबंध में कथन देखें, उसका पूरा बयान अस्वीकार्य हो जाता है। न्यायालय विश्वसनीय भाग को स्वीकार कर सकता है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही, डी दोनों गलत उत्तर। बी व्याख्या। यदि गवाह अपने पूर्व बयान से मुकर जाए तो उसे शत्रुतापूर्ण घोषित किया जा सकता है। उसका पूरा बयान अस्वीकार्य नहीं होता, न्यायालय विश्वसनीय अंश को स्वीकार कर सकता है। यदि आज के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मूल विधि जोड़ पुलिस एक्ट जोड़ कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ जीके जोड़ जीएस से। अगर आप यूपीपीएससी एपो, पीसीएस, पीसीएसजे या अब पुलिस एसआई, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, लॉ को इग्नोर किया तो सिलेक्शन रिस्की हो जाता है। एग्जामिनर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, सीधा सेक्शन नहीं, कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करके, और इसीलिए हम यहाँ सिर्फ रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक कंप्लीट लॉ टारगेट सीरीज का पार्ट है। आपको मूल विधि पुलिस एक्ट 1861, सीआरपीसी, बीएनएसएस कॉन्स्टिट्यूशन जीके जोड़ जीएस लिंक लॉ सब सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा। इसलिए प्लेलिस्ट को अभी सेव कर लीजिए और डेली एक वीडियो रिवाइज करिए। कंसिस्टेंसी हाई सिलेक्शन दिलाती है। मैं आपको सिर्फ कंटेंट नहीं दे रहा, मैं आपको एग्जाम थिंकिंग सिखा रहा हूँ। अगर आपने इन 50 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एग्जामिनर का 70% ट्रैप आप पे काम नहीं करेगा। यह एग्जाम लक से नहीं, क्लैरिटी से क्रैक होता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने सीरियस एस्पिरेंट ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला पार्ट और भी डेंजरस होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डीप लेवल क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एपो और पीसीएसजे के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, यूनिफॉर्म हो या जुडिशरी सीट, सिलेक्शन यूएनएचआई का होता है जो लॉ को समझते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, कीप स्टडीइंग, कीप फाइटिंग।
स्टूडेंट्स, आज के 50 क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व मत कीजिए, उन्हें एनालाइज कीजिए। यूपीपीएससी ऐपो हो या पीसीएसजे, एग्जामिनर कंसेप्चुअल डेप्थ चेक करता है। अब पुलिस एसआई और कांस्टेबल में भी आप डायरेक्ट रत्ता का जमाना खत्म हो चुका है। पैटर्न चेंज हो चुका है। स्टेटमेंट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 3 चीजें जरूरी हैं: बेयर एक्ट क्लैरिटी, सेक्शन लिंकेज, कॉन्सेप्ट इंटरप्रिटेशन। मूल विधि जोड़, पुलिस एक्ट जोड़, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 पिलर्स हैं। अगर ये स्ट्रांग है तो आप किसी भी अप लॉ एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपको हर क्वेश्चन में ये सोचना है, एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है, नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग। और याद रखिए, लॉ में वर्डिंग चेंज होती है, प्रिंसिपल नहीं। आज के सेशन का होमवर्क, हर क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। गलत ऑप्शन क्यों गलत है, ये समझिए। ये अप्रोच आपको एवरेज एस्पिरेंट से अलग बनाएगी। अगर आप सीरियस हैं तो इस सीरीज को सिस्टमैटिकली फॉलो कीजिए। कंसिस्टेंसी जोड़, कॉन्सेप्ट इक्वल सिलेक्शन।